नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। इस सेशन से हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करने वाले हैं और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो पीसीएस की हो या एसएससी या स्टेट एसएससी, रेलवे आदि सभी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे जो विशेषज्ञ होते हैं जो कि सिविल सर्विसेज या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, वो अक्सर हमें सलाह देते हैं कि 6 to 8 का एनसीईआरटी, सॉरी 6 to 12 का एनसीईआरटी हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, 6 to 12 का एनसीईआरटी हमें पढ़ने के लिए बोला जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि अब तो एनसीईआरटी दो हो जाती है, ओल्ड और न्यू, दो प्रकार के एनसीईआरटी हो जाते हैं और इन दोनों को पढ़ना एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत ही दुरूह कार्य हो जाता है। और इस सिलसिले में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे पब्लिकेशंस के द्वारा एनसीईआरटी का बुक्स निकाला जाता है जो कि उनके संक्षेप पर आधारित बुक होती है। और इन बुक्स के अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो जब मैं मार्केट में टहल रहा था और कुछ एनसीईआरटी के बुक्स को खंगालने का प्रयास किया तो मुझे एक बुक निकल करके सामने आई, वो थी अरिहंत पब्लिकेशन की एनसीईआरटी नोट्स। और ये बुक्स काफी अच्छी है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी के साथ साथ तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओएस के भी इसमें नोट्स अवेलेबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। एनआईओएस के साथ साथ तमिलनाडु बोर्ड्स के भी इसमें नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं को परीक्षार्थी जो है अन्यत्र किसी अन्य दूसरे टेक्स्ट बुक पर निर्भरता उनकी समाप्त हो जाती है। इस सिलसिले में अगर हम लोग देखें तो अप टू दी मार्क काफी अच्छी बुक के मुझे दिखाई दी। और जब मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा, चाहे वो आपका बीपीएससी हो या झारखंड से संबंधित जेपीएससी या यूपी पीसीएस के सवाल को जब मैंने उठा करके देखा, चाहे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल हो या आप फैक्चुअल बेस्ड सवाल हो, ये काफी प्रश्न इन बुक से मैंने निकाल करके देखे और काफी प्रश्न इससे आए थे। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि अगर हमें एनसीईआरटी पढ़ना है तो इस बुक को हम लोग एक बार रेफर कर सकते हैं और इस बुक पर मैं ये सेशन पूरा उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। पहले हम लोग भारतीय इतिहास देखेंगे और उसके उपरांत हम लोग ज्योग्राफी, फिर हम लोग साइंस और इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटी का भी यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर मैंने पहले ही आप लोगों को कही कि यह जो पुस्तक आधारित है वह ओल्ड और न्यू, ध्यान रखिएगा, ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है। साथ ही साथ तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओएस के भी नोट्स इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। काफी सराहनीय और अस्तुत्य प्रयास हम लोग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा किया गया। काफी एक अच्छी पुस्तक है, आप लोग भी इसे एक बार देख सकते हैं, काफी ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे काफी दिनों से सोच रहा था कि बनाऊं, इस पर वीडियो बनाऊं, आप लोग के लिए काफी सहायता होगी। तो इसके लिए मैंने ये सेशन प्रारंभ किया है और मूल रूप से आने वाली 71वीं बीपीएससी के साथ साथ 14th जेपीएससी और आगामी यूपी पीसीएस के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा, सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। अब सबसे पहले अगर हम लोग आज के इस सेशन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हम लोग को अन्यत्र नहीं मिलते हैं, यहाँ पर हमें उपलब्ध कराने का प्रयास इस बुक के माध्यम से किया गया है। तो सेशन में बने रहिए, काफी लाभदायक सेशन होने वाला है। अब यदि हम लोग इतिहास की बात करेंगे तो अतीत को जानने की इच्छा, ध्यान रखिएगा, अतीत को जानने की प्रवृत्ति या इच्छा प्राचीन काल से ही मनुष्यों में रही है। और इसी अतीत को हम लोग या बीते हुए काल को हम लोग जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन करते हैं तो उसे इतिहास कहा जाता है। और उस इतिहास के अध्ययन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों और ऐतिहासिक सामग्रियों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। इसके लिए हम लोग ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं। और ऐतिहासिक स्रोतों की जब हम लोग बात करते हैं तो ये मूलतः 3 प्रकार के हो जाएंगे। और ये पहला स्रोत है हमारा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। अगर हम लोग बात करेंगे एक एक करके तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो ध्यान रखना है हमें कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जिसे हम लोग आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत को जानने, उसे समझने में ये सर्वाधिक सक्षम और सर्वाधिक विश्वसनीय साधन के रूप में इसे माना जाता है। और इसके अंतर्गत यदि हम लोग बात करेंगे तो इसके अंतर्गत मूलतः हमारे अभिलेख
सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि को सम्मिलित किया जाता है। और उस कालखंड में जब इन सभी चीजों का अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियों और चित्रकला का निर्माण हुआ था, तो उस कालखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक के साथ आर्थिक इस इतिहास को भी जानने में काफी ज्यादा सुलभता होती है। और वह व्यक्ति जो इन स्रोतों का, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का अध्ययन करता है, उसे हम लोग पुरातत्वविद या आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भौतिक अवशेषों का। और भौतिक अवशेषों के अंतर्गत अगर हम लोग देखें, तो ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, विभिन्न प्रकार के चित्र, मूर्तियां, मानवों और पशुओं के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। जैसा अगर हम लोग देखें उदाहरण के तौर पर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता को देख सकते हैं। और उस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए हमें इन भौतिक अवशेषों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। और वहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही उस कालखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति को भी रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जोरवे संस्कृति या इनाम गांव संस्कृति आदि को, जो भारत में हड़प्पा सभ्यता के उपरांत ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां प्रचलन में थी भारत में, उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब बात करेंगे कि ये भौतिक अवशेष जो भारत में प्राप्त होते हैं, ये मूल रूप से हमें टीलों के रूप में प्राप्त होते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में ऐतिहासिक भौतिक अवशेषों की प्राप्ति किन रूपों में होती है। तो मूलतः ऑब्जेक्टिव में हम लोग टीलों के रूप में इसका आंसर कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें कि जब यहाँ पर पुरातत्वविदों के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया, तो उन उत्खनन कार्यों में हमें हथियार, विभिन्न प्रकार के हथियार, विभिन्न प्रकार के बर्तन और आभूषणों आदि की प्राप्ति होती है। और इसी का जब इतिहासविद या पुरातत्वविद अनुसंधान करते हैं, तो उस कालखंड के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें, तो उस कालखंड में हमें जानवर, चिड़ियों और विभिन्न मछलियों आदि की हड्डियों की भी प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त इन अवशेषों की बात करेंगे, तो जानवर, चिड़िया, मछली आदि की जो हड्डियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, उससे हमें उस कालखंड के जीवन शैली को समझने में सहायक ये होती है। साथ ही साथ इस कालखंड में विभिन्न शिल्पकला, मूर्तिकला, मृदभांड आदि से उस काल के प्राचीन सामाजिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण शहरी जीवन शैली के ऊपर प्रकाश पड़ता है कि वह सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी या शहरी सभ्यता के रूप में थी। साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब पुरातत्वविदों का कहना है कि उस कालखंड में जो शहर या गांव थे, वहां पर महल, बाजार और आम घरों के अवशेष हमें बहुत कम मिलते हैं। इसका मूल कारण उन्होंने बताया है कि इन सभी इमारतों या अवशेष, इनके अवशेष नहीं मिलने का जो कारण है, वह है लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों से महल, बाजार और आम घरों का निर्माण किया गया था, जो कि भौतिक दबाव के कारण या जलवायु के परिवर्तन के कारण ये सभी नष्ट हो गए होंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, तो इस कालखंड में मिट्टी के बने टेराकोटा, मृतिका पात्र और आभूषण आदि भी यहाँ पर शिल्पों के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं, जो उत्खनन के दौरान यहाँ पे प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे, तो उस कालखंड में, प्राचीन काल में वाराणसी और मदुरै जो था, ये दो कपड़े उत्पादन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाते थे। परंतु ये कपड़े क्या हो गए, इनके अवशेष मौसमी परिवर्तन के कारण ये नष्ट हो गए होंगे, जिसके कारण इनके अवशेष हमें आज के दिन में प्राप्त नहीं होते हैं। परंतु जब हम लोग ऐतिहासिक साक्ष्य या लिखित साक्ष्य की बात करते हैं, तो वहां से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि इस कालखंड में वाराणसी और मदुरै के अतिरिक्त अन्य स्थान विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध रहे थे। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ये पुरातात्विक वस्तुएं जब प्राप्त होती हैं, तो इससे हमें उस कालखंड में आंतरिक और बाह्य व्यापार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम लोग अरिकमेडु का उदाहरण ले सकते हैं। अरिकमेडु की बात करेंगे तो ये पुडुचेरी में है, और यहाँ पर 2200 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक एक पत्तन या बंदरगाह था। अब यहाँ से जिस प्रकार के ईंटों का ढांचा प्राप्त हुआ है, उससे हमें प्राप्त होता है कि यहाँ कोई एक गोदाम रहा होगा, जहां पर व्यापारिक वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता होगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्राचीन स्थल से बंदरगाह की प्राप्ति होती है, जहां पर गोदाम हमें प्राप्त होता है, गोदाम के अवशेषों की प्राप्ति होती है। तो ये अरिकमेडु था। अब अरिकमेडु की यदि हम लोग बात करें,
यहाँ से ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि भूमध्य सागरीय एम्फोरा पात्र यहाँ से प्राप्त होते हैं, और कहा गया है कि हो सकता है कि इन पात्रों में शराब या किसी प्रकार के तरल द्रव्य या लिक्विड वगैरह रखे जाते होंगे, और यहीं से हम लोग देखते हैं कि एरेटाइन मुहर युक्त लाल चमकदार बर्तन भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो अरिकमेडु यहाँ पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण पत्तन और महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उभर करके सामने आ सकता है। साथ ही साथ यहीं से हमें रोमन शिल्प के विभिन्न लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न, कपड़ा रंगाई के छोटे कुंड आदि के भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब इन साक्ष्यों को अगर हम लोग देखें तो रोम से अरिकमेडु या पुडुचेरी आखिर कपड़ा रंगाई के छोटे कुंड किस प्रकार से आए होंगे जब तक उनके मध्य व्यापार नहीं होता होगा। यानी हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस कालखंड में भारत का व्यापार रोमन निवासियों के साथ में था। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज एक दिया गया है हमें कि प्रमुख पुरातात्विक स्थल और उनकी खोज के विषय में। अब यहाँ पर दिया गया है कि नर्मदा घाटी की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां से प्रारंभिक शिकार और खाना बदोश समुदायों के विषय में हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बिंद का उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे तो चावल का भारत में प्रारंभिक क्षेत्र जो है वह बिंद का उत्तरी क्षेत्र है। वहीं मगध की बात करेंगे तो भारत का प्रारंभिक साम्राज्य था। बृहद्रथ वंश से लेकर के मौर्य साम्राज्य वगैरह, नंद वंश से लेकर के सारे वंश हम लोग मगध साम्राज्य में ही देखते हैं। वहीं उत्तर पश्चिम में बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में हमें प्रारंभिक फसल के रूप में गेहूं और जौ की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में चावल की कृषि नहीं होती थी। चावल की कृषि का साक्ष्य हमें प्रारंभिक क्षेत्र के रूप में बिंद के उत्तरी क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए बन सकता है। वहीं उत्तर पश्चिम की हम लोग देख लिए गेहूं और जौ है वहां पे। इसके अतिरिक्त वर्तमान पाकिस्तान में जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं वहां पर लगभग फसलों का उत्पादन 8000 वर्ष पहले उत्पादन वहां पर प्रारंभ हो चुका था। वहीं भारत की बात करेंगे, गारो हिल्स जो कि आपका मेघालय में है, वहां से भारत में कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रारंभिक कृषि की जानकारी हमें गारो हिल्स मेघालय से प्राप्त होती है। साथ ही साथ गंगा घाटी की बात करेंगे तो 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर नगरों का विकास हुआ था। ये ध्यान रखें। द्वितीय नगरीकरण जब प्रारंभ हुआ था भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के उपरांत तो वह गंगा घाटी में हुआ था और मगध साम्राज्य के अंतर्गत यह हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं भौतिक अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष की हुआ है हमारा सिक्का। तो सिक्कों की जब बात करते हैं तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स या सिक्का शास्त्र के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। और प्राचीन काल की जब बात करेंगे तो प्राचीन काल में तांबा, चांदी, सोना और शीशे आदि के सिक्के बनाए जाते थे। साथ ही साथ अगर हम लोग सातवाहन काल को पढ़ते हैं तो सातवाहन काल के दौरान कोटीन के भी सिक्के बनाए जाते थे। ये प्रश्न बराबर पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। सातवाहन काल में कोटीन के सिक्के बनाए जाते थे। वहीं अगर हम लोग बात करें कि प्राचीन काल में जो भारतीय उपमहाद्वीप में सिक्के प्राप्त होते थे उनमें सर्वाधिक सिक्के आहत सिक्कों के रूप में थे। पंच मार्क पॉइंट के रूप में ये सिक्के हमें प्राप्त होते हैं जो कि अधिकांशतः चांदी और तांबे के थे। और अगर इनके आकार की बात करेंगे तो इन सिक्कों का आकार चौकोर, कुछ का वर्गाकार और कुछ का गोलाकार सिक्का हमें प्राप्त होता है। आहत सिक्कों की जब बात करेंगे हम लोग तो ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब और हरियाणा के जो कबीलाई गणराज्य थे उन लोगों के द्वारा इस प्रकार के आहत सिक्के सबसे पहली बार जारी किए गए थे। और इनमें सबसे प्रमुख गणराज्य के रूप में हम लोग यौधेय गणराज्य को रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा का एक महत्वपूर्ण गणराज्य था यौधेय गणराज्य, जहां से इस प्रकार के सिक्के हमें प्राप्त होते थे। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में इस काल के प्राप्त होते हैं। अधिकांश सांचे जो हैं वह कुषाण काल के थे, अर्थात ईसा की जो आरंभिक 3 सदियां हैं उस कालखंड में हमें मिट्टी के सिक्कों के सांचे हमें प्राप्त होते हैं कुषाण काल में। अब प्राचीन सिक्कों की निधियों की बात करेंगे कि इनकी प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ थी, तो अलग अलग जगहों से ये प्राप्त हुए हैं। और इन सिक्कों के प्राप्ति के उपरांत इन्हें कहां पर रखा गया है, तो कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई आदि के संग्रहालयों में इन सिक्कों को सुरक्षित तौर पर रखा गया है। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो इन आरंभिक सिक्कों पर कुछ के तो प्रतीक मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों की जब हम लोग बात करते हैं तो उस पर विभिन्न शासकों
और देवताओं के नाम के साथ साथ तिथियों का भी अंकन हमें प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो सिक्के हैं उस पर शासक, देवता और उनसे संबंधित तिथि हमें प्राप्त हो जाती है। और अगर हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो इसे हिंद, यवन या इंडो ग्रीक शासकों को इसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे, जिसमें हमारा फुजुल कड़फिसेस और बिम कड़फिसेस का नाम उल्लेखनीय तौर पर लिया जाता है। वहीं दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर ये इंडो ग्रीक शासक शासन करते थे। और शासक इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे हम लोग, तो भारत में जो सिक्के ढालने या सिक्कों के निर्माण में जो जुड़े हुए थे वो न केवल शासक वर्ग के लोग थे, अपितु व्यापारिक और शिल्प श्रेणियां भी सिक्कों के निर्माण में संलग्न थी। ये ध्यान रखना है आपको कि व्यापारियों और स्वर्णकार की श्रेणियों ने भी प्राचीन काल में अपने कुछ सिक्के जारी किए थे। ये ध्यान रखिएगा, यह उस व्यवस्था को बताता है कि उस कालखंड में शिल्पकार और व्यापार की जो स्थिति थी, उनकी स्थिति काफी उन्नत थी और समाज में काफी अच्छा रुतबा वो लोग रखते थे। मौर्योत्तर काल की बात करेंगे कि सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है कि सबसे अधिक सिक्के किस काल में प्राप्त होते हैं, तो उत्तर मौर्य काल में ये सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। जो मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी और सोने के हैं। ये ध्यान रखिएगा, सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी और सोने के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं उत्तर मौर्य काल में। वहीं गुप्त शासकों की जब बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि गुप्त शासकों के शासन काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि इनकी शुद्धता जो थी वो कुषाण काल से कम थी। शुद्धता की बात करेंगे तो भारत में जारी किए गए जो सोने के सिक्के थे उनकी शुद्धता सर्वाधिक हमें कुषाण काल में प्राप्त होती है, वहीं सर्वाधिक संख्या हमें गुप्त काल में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो राजवंशों और देवताओं के चित्र और धार्मिक प्रतीक और विभिन्न लेख भी इनके ऊपर अंकित किए गए हैं, जो उस काल के कला और धर्म के ऊपर प्रकाश डालता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भौतिक अवशेष की, जिसे हम लोग अभिलेख के रूप में जानते हैं। और जब हम लोग मौर्य काल के इतिहास की बात करते हैं तो अशोक के शासन काल का जो इतिहास लिखा गया है वो मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो अभिलेखों के ऊपर भी काफी ज्यादा आधारित है। और अभिलेखों जिसमें हम लोग रिवार्ड्स और इंक्रिप्शंस को रखते हैं, इसके अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी के रूप में जानते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी के रूप में जाना जाता है। ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, अभिलेख और दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि का अध्ययन पूरा लिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी के रूप में हम लोग जानते हैं। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कालखंड में अभिलेख, विभिन्न प्रकार के अभिलेख पत्थर पर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खोद करके लिखे गए हैं। जैसे अगर हम लोग अशोक के अभिलेखों की बात करेंगे तो उसके लिए लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। लाल बलुआ पत्थर जो कि चुनार से हमें प्राप्त हुआ था, मौर्य काल में चुनार के बलुआ पत्थरों का उपयोग इसके लिए किया गया था। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इन अभिलेखों से हमें उस कालखंड के विभिन्न शासन, विभिन्न प्रकार के विचार और समाज इत्यादि के क्रियाकलाप की जानकारी प्राप्त होती है। और अगर हम लोग बात करें कि अभिलेख जो है वो न केवल मोहरों पर है अपितु प्रस्तर स्तंभों या जो कि चट्टान के स्तंभ बनाए गए हैं उस पर है, विभिन्न स्तूपों पर है, चट्टानों पर है, ताम्र पत्रों पर है और मंदिर की दीवारों, ईंटों और मूर्तियों पर भी हमें विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की प्राप्ति हो जाती है। और आरंभिक काल की बात करेंगे तो आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे हुए प्राप्त होते हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में अगर हम लोग बात करेंगे तो ताम्र पत्रों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, जिसे हम लोग दान पत्र के रूप में भी जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा। पत्थर पर अभिलेख लिखने का कार्य अगर हम लोग देखें तो दक्षिण भारत में अत्यधिक प्रचलित रहा था। ये बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है। और वहां के मंदिरों की दीवारों पर स्थायी स्मारकों के रूप में बहुत सारे अभिलेखों की खुदाई की गई थी, इन्हें लिखा गया था। और वर्तमान समय की बात करेंगे तो वर्तमान समय में सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक अभिलेख कहाँ पर है, तो मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में ये अभिलेख रखे गए हैं। अभिलेखों की भाषा की बात करेंगे और लिपि की
तो अभिलेखों का प्रथम साक्ष्य तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसमें भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है और लिपि के रूप में ब्राह्मी लिपि इसमें लिखी गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से हमें प्राप्त होती है और चौथी से पांचवी शताब्दी के अंतर्गत इसका प्रयोग, संस्कृत भाषा का प्रयोग सर्वत्र होने लगा था। और सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा, जो कि स्थान विशेष की एक भाषा होती थी, उसका प्रयोग 9वीं से 10वीं सदी में होने लगा था। ध्यान रखिएगा, चौथी से पांचवी सदी में संस्कृत का व्यापक प्रयोग भारत में प्रारंभ होने लगा था। मौर्य काल की बात करें, मौर्योत्तर काल की बात करें या गुप्त काल के जो अधिकांश अभिलेख हैं, उसे कार्पेस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों को किस ग्रंथमाला में संकलित किया गया है? तो कार्पेस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम में इसे प्रकाशित किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे हड़प्पा काल की, तो हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख हैं वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं और कहा जाता है कि इस कालखंड की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि के रूप में इसे लिखा जाता था। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे अशोक के शिलालेखों की, तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि थी, जो लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ध्यान रखिए, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। वहीं अगर हम लोग देखें कि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी प्राप्त होते हैं, जो कि पश्चिम भारत से हमें प्राप्त हो जाते हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि उर्दू की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन पश्चिमोत्तर भाग की बात करेंगे तो भारत में विभिन्न, पश्चिमोत्तर भारत के अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो तो भारत के विभिन्न भागों में ब्राह्मी लिपि का भी प्रचार प्रसार रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करेंगे तो वहां से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में यूनानी और अरेमाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान का लमगान क्षेत्र हो या पेशावर वगैरह का जो एरिया था प्राचीन काल में, या तक्षशिला का जो एरिया था, वहां पर इंडो ग्रीक शासकों या इंडो ग्रीक जाति लोगों का निवास वहां पर था। इसलिए अशोक के शासनकाल के जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं वो यूनानी और अरेमाइक लिपियों में भी प्राप्त होते हैं। और गुप्त काल की बात करेंगे तो गुप्त काल के अंत तक जो प्रमुख लिपि बन जाती है वो भारत की वो ब्राह्मी लिपि थी। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये दोनों बन जाते हैं। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि क्या थी? तो वो आपका ब्राह्मी लिपि थी। और सबसे पुराने अभिलेखों की बात करेंगे तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें हमें सबसे प्राचीन काल की मिलती हैं और लगभग इनका बताया गया है अवधि 2500 ईसा पूर्व का। और सबसे पुराने अभिलेख जो अभी तक पढ़े जा सके हैं वो अभी तक तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक के अभिलेख हैं, जिसे जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेप की बात करेंगे तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में कार्यरत थे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके उपरांत समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति था उसमें राजा के गुणों और कीर्तियों का वर्णन किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रशस्ति की बात करेंगे तो प्रशस्ति में मूलतः जो होता है वह राजा का गुणगान किया जाता है। राजा किसी प्रकार का क्यों ना हो, उसका गुणगान, उसके कीर्तियों का वर्णन प्रशस्ति के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो एक प्राचीन शिलालेख का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। प्राचीन शिलालेख का एक चित्र दिया हुआ है जिसे हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पर लिखने का प्रयास इस शिलालेख के अंतर्गत किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे अभिलेखों के प्रकार की। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभिलेख मूलतः प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हमारी सहायता करते हैं। पहला एक है जो कि आपका सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राज्यादेश और निर्णयों की सूचना देने वाले अभिलेख, और ये मूलतः सरकारी अधिकारी या शासक वर्ग के द्वारा जनता के लिए जारी किया जाता था। दूसरे प्रकार का अभिलेख है अनुष्ठानिक अभिलेख, जो कि विभिन्न भारत में प्रचलित धर्मों से संबंधित है, जैसे बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव इत्यादि जो संप्रदाय थे उनके अनुयायियों द्वारा भक्ति भाव से प्रेरित होकर के स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलक और मंदिरों और प्रतिमाओं के ऊपर उत्कीर्ण करवाए गए थे। वहीं राजा और विजेताओं के गुणों और उनकी कीर्तियों का वखान करने वाला जो प्रशस्ति है
वो प्रशस्ति की रचना भी अभिलेख के रूप में शामिल की गई, जिसका उदाहरण हम लोगों ने प्रयाग प्रशस्ति के रूप में देखा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के दान पत्र हैं। शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा धर्मार्थ कार्यों को संपादित करने के लिए दिए गए दान, जो ताम्रपत्र या फिर अन्य पत्थर के ऊपर लिपिबद्ध किए गए हैं, उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि शासकों और सामंतों द्वारा किए गए भूमिदान के अभिलेख हमें सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं, क्योंकि उस कालखंड में कि कब इसका दान किया गया है उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। और इन्हीं अभिलेखों से प्राचीन भारत में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था और प्रशासन के विषय में भी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करेंगे जिसे बराबर पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। सबसे पहला है हमारा उत्तर मेरूर अभिलेख। ये प्राप्त हुआ है चेंगलपट्टू कांचीपुरम दक्षिण चेन्नई से, और ये चोल वंश से संबंधित है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह एक मंदिर स्थापत्य शिलालेख है, जो कि 7वीं से 9वीं शताब्दी में चोल काल में प्रचलित स्वशासन प्रणाली के विषय में हमें अति उत्तम जानकारी प्रदान करता है। और यह चोल शासक आदित्य प्रथम के कालखंड का यह शिलालेख माना जाता है। दूसरा है हमारा एरण अभिलेख, जो कि सागर जिला मध्य प्रदेश बीना नदी के किनारे यह प्राप्त हुआ। ये नदी भी ध्यान रखिएगा, नदियों से भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं कि एरण अभिलेख की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई है। तो ये आपका मध्य प्रदेश का बीना नदी है, और इसमें हमें सती प्रथा का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है, जो कि एक गुप्तकालीन अभिलेख है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त, ध्यान रखिएगा, भानुगुप्त जब शासक था तो उसका एक सेनापति गोपराज की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी के द्वारा सती हो जाने का साक्ष्य इस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। बेसनगर अभिलेख, जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में है, यह हेलियोडोरस का एक प्रमुख अभिलेख है। ध्यान रखिएगा, हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था, जो कि विदिशा आया था। तक्षशिला का निवासी था, जो कि विदिशा आया था। और यह लिपि जो है, सॉरी, यह जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का लेख लिखा गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि बेसनगर का जो अभिलेख है उसमें संस्कृत भाषा के भी कुछ शब्द हमें प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख, जो कि जूनागढ़ राज्य गुजरात से हमें प्राप्त हुआ है। और यह शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का अभिलेख है, जो कि शुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख है। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रथम अभिलेख जो हमें संस्कृत भाषा का प्राप्त हुआ है वह जूनागढ़ अभिलेख ही था। और इस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है कि पुष्यगुप्त वैश्य, जो गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, उसने सुदर्शन झील का वहां पर निर्माण करवाया गया था, ताकि इस झील से सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जा सके गुजरात क्षेत्र में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दो नदियों के विषय में कि सुदर्शन झील का निर्माण दो नदी है, एक सुवर्ण सिकता और दूसरा है पालाशिनी नदियों के ऊपर बांध बना करके सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, ताकि इस क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सिंचाई कार्य किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस झील का जो पुनरुद्धार है वो विभिन्न कालखंड में किया गया है। मेहरौली शिलालेख या गरुड़ स्तंभ की जब हम लोग बात करते हैं तो यह वर्तमान उदयगिरी मध्य प्रदेश में, और आपका वर्तमान में ये दिल्ली में स्थापित है। विष्णुपाद, उदयगिरी विष्णुपाद मध्य प्रदेश में, और वर्तमान में ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये शिलालेख किसका है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि इसके नीचे एक चंद्र राजा का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वंग और बाकाटकों पर विजय का उल्लेख हमें इससे प्राप्त हो जाता है। वहीं ऐहोल अभिलेख की बात करेंगे, जो कि कर्नाटक के बागलकोट से प्राप्त होता है। इस अभिलेख, यह जो अभिलेख है यह पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की स्तुति है। और इसी अभिलेख से हमें प्राप्त पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और इसका लेखक है ऐहोल अभिलेख का, वह है रवि कीर्ति, और यह रवि कीर्ति ने यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा है। इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात करेंगे तो यह प्रयागराज से हमें प्राप्त होता है, और प्रयाग अभिलेख के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसकी भाषा या शैली कैसी है, इसकी शैली है चंपू शैली। ध्यान रखिएगा, पद्य और गद्य दोनों में ये लिखा गया है। और इस अभिलेख के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि जो समुद्रगुप्त था उसने
दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करी थी। वहीं हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करेंगे जो कि कलिंग राज खारवेल जो कि चेदी वंश से संबंधित था, यदि वंश से संबंधित था उसका ये अभिलेख है। यह अभिलेख हमें उदयगिरी, भुवनेश्वर और उड़ीसा के विषय में जानकारी देती है। और कलिंग राज खारवेल के विषय में यदि हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हाथी गुम्फा शिलालेख अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख की बात करेंगे तो यह नेपाल के लुम्बिनी वन या रुमिनदेही से प्राप्त होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि अशोक के द्वारा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा का उल्लेख मिलता है और साथ ही साथ इसी अभिलेख में हमें मौर्यकालीन कर नीति की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। वहीं मंदसौर अभिलेख की बात करेंगे तो मंदसौर अभिलेख मंदसौर जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है और इसके रचनाकार वत्स भट्टी थे और इसी अभिलेख से हमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख हमें प्राप्त होता है मंदसौर अभिलेख से। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे कि अभिलेखीय साक्ष्य की सीमाएं कितनी हैं तो इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, अभिलेखों की भी। कारण क्या है इसे हम लोग देखते हैं। तो पहली है तकनीकी सीमा। इसके अंतर्गत जो लेख होते हैं बहुत हल्के लिखे गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना काफी कठिन हो जाता है। तो उस कालखंड में उस स्थान पर वह व्यक्ति क्या लिखना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था, उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। वहीं अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में सही ज्ञान का पता लगाना अत्यंत ही कठिन हो जाता है क्योंकि कुछ अर्थ विशेष स्थान या समय काल से संबंधित हो सकते हैं। आज के दिन में एक शब्द के लिए जो अर्थ होगा प्राचीन काल में उसी शब्द के लिए कुछ दूसरा अर्थ प्रयोग में लाया जाता होगा, तो इससे भी एक समस्या उत्पन्न होती है इन अभिलेखों को पढ़ने से। वहीं राजनैतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख ही अभिलेख में हुआ है। वहीं हम लोग अगर तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक और जानकारी के मुख्य आधार हैं तो इनमें यहाँ ध्यान रखेगा कि उनकी जीवन शैली, कृषि की दैनिक प्रक्रिया का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। जीवन शैली और कृषि की दैनिक प्रक्रिया का उल्लेख इन शिलालेखों के माध्यम से हमें प्राप्त नहीं होता है। वहीं अभिलेख व्यक्तित्व विशेष से संबंधित होने के कारण वह उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जैसे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना मूलतः समुद्रगुप्त के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और इसलिए उनकी समीक्षा में व्यापक आधार को शामिल करना होगा ताकि हमें अतीत की एक बेहतर समझ प्राप्त हो सके। वहां तो गुणगान किया गया है उनकी विजयों का, अगर कहीं पराजय भी हुआ है समुद्रगुप्त का तो वह उस अभिलेख से हमें प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वहां पर जो लेखक थे उनका मूल उद्देश्य था समुद्रगुप्त का गुणगान करना, न कि उनकी पराजयों के विषय में वर्णन करना। तो ये कुछ फॉल्ट्स भी हैं अभिलेखों के। तो इसलिए हम लोग आते हैं दूसरा साहित्यिक स्रोत के ऊपर में। साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे तो इसमें हम लोग मूलतः विभिन्न प्रकार के पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अतीत के अध्ययन के लिए जो पुस्तकें होती हैं उन्हें हाथ से लिख करके संरक्षित की गई थी और इसे हम लोग मूलतः पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और भारत की बात करेंगे तो इन पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने के लिए भोजपत्र और ताम्र पत्रों का उपयोग किया गया है। वहीं हम लोग अगर मध्य एशिया की बात करेंगे तो मध्य एशिया में पांडुलिपियों या मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए मेष चर्म, बकरे का जो चमड़ा होता है या काष्ठ फलक, लकड़ी के तख्तियों के ऊपर में इन्हें लिखा गया है। अगर हम लोग बात करेंगे कि प्राचीन ग्रंथों की तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्राचीन ग्रंथ मूलतः धार्मिक विषयों से संबंधित हैं और हिंदुओं के जो धार्मिक साहित्य हैं उनमें वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि को शामिल किया जाता है। और संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां हमें प्राप्त होती हैं। इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि संपूर्ण भारत में संस्कृत की जो पुरानी पांडुलिपियां हैं वह कहाँ से प्राप्त हुई हैं तो दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे तो इसे भी 3 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। इसमें वैदिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ और धर्मेतर ग्रंथ के रूप में इसे शामिल किया जाता है। वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो इसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, सूत्र साहित्य आदि को शामिल करते हैं। वहीं धार्मिक ग्रंथों में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से जुड़ी हुई रचनाओं को स्थान दिया जाता है। साथ ही साथ धर्मेतर ग्रंथों की जब बात करेंगे तो प्राचीन भारत के अनेक रचनाकारों ने इनकी रचना की है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से अगर हम लोग देखें तो चाणक्य कृत्य अर्थशास्त्र को इस श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं वैदिक साहित्य के ऊपर में। तो वैदिक साहित्य में वेदों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी रचना
1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ था, उसी स्थान पर वैदिक संस्कृति का भी विकास हुआ था। और इन ग्रंथों की बात करेंगे तो इनमें अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों की रचना 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व के मध्य की गई थी। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की रचना 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व में की गई है। जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो इसी के आधार पर वैदिक काल का विभाजन दो आधारों पर किया, सॉरी, एक आधार पर करेंगे हम लोग कि जिस कालखंड में ऋग्वेद की रचना हुई है उसे ऋग्वैदिक काल, और अन्य वेद, चाहे आपके अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक हो, उपनिषदों आदि की रचना की गई है 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, तो उसे उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसमें मूलतः हमें देवताओं की स्तुतियां प्राप्त होती हैं, परंतु कालांतर में अगर हम लोग देखें तो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी हमें प्राप्त होने लगते हैं। कर्मकांड और जादू टोना की बात करेंगे तो ये हमें अथर्ववेद से प्राप्त हो जाता है, और पौराणिक आख्यान की बात करेंगे तो ये विभिन्न पुराणों से हमें प्राप्त हो जाता है। वैदिक ग्रंथों के अर्थ को, उसके मूल अर्थ को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। तो वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेदों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें 6 चीजों की जानकारी होनी आवश्यक है। ये इन्हें हम लोग वेदांग के रूप में जानते हैं। और इन वेदांगों में सबसे पहला वेदांग है हमारा शिक्षा, जिससे हम लोग उच्चारण विधि को समझते हैं। कल्प के अंतर्गत कर्मकांड को समझते हैं। व्याकरण, निरुक्त, जिसे हम लोग भाषा विज्ञान जिसे समझते हैं। छंद और ज्योतिष, ये 6 हमारे वेदांग है, ये ध्यान रखिएगा। और यह साहित्य गद्य में नियम रूप में भी लिया गया है। संक्षिप्त होने के कारण इन्हें हम लोग नियम सूत्र के रूप में भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो स्रोत सूत्र हमारा हो जाएगा। स्रोत सूत्र के अंतर्गत सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान का उल्लेख किया गया है। गृह सूत्रों की बात करेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान वगैरह, जैसे जात कर्म हो गया, नामकरण हो गया, उपनयन हो गया, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू और पारिवारिक अनुष्ठानों का वर्णन होता है। वहीं स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों की रचना काल लगभग 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। यानी जब हमारा उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ तो उस समाप्ति के उपरांत 300 बीसी तक स्रोत सूत्र और गृह सूत्र की रचना की जाती है। वहीं शुल्ब सूत्र की बात करेंगे तो आधुनिक ज्यामिति का विकास शुल्ब सूत्र के माध्यम से ही हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत हमें लोग यज्ञ वेदी के निर्माण के विविध मापों का विधान इसमें वर्णित किया गया है। हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह जब यज्ञ होता है तो कहीं कहीं हम लोग चौकोर यज्ञ वेदी देखते हैं, कहीं कहीं त्रिकोण यज्ञ वेदी देखते हैं, कहीं पर हम लोग पंचभुज आकार या षष्ठभुज आकार का हम लोग यज्ञ वेदी का निर्माण देखते हैं, और इसमें हवन आदि किया जाता है। तो इसका जो निर्माण हुआ था, इनका जो माप का विधान वर्णित किया गया था, ये शुल्ब सूत्र में किया गया था। और आधुनिक ज्यामिति और गणित के अध्ययन का आरंभ भी हम लोग यहीं से मानते हैं। त्रिकोणमिति का विकास भी शुल्ब सूत्र के माध्यम से ही हुआ है। धार्मिक ग्रंथों की बात करेंगे तो धार्मिक ग्रंथों में हम लोग महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों को रख सकते हैं, जिनका अंतिम रूप से संकलन 400 बीसी के आसपास हुआ प्रतीत होता है। अगर हम लोग महाभारत के रचनाकार की बात करेंगे तो महर्षि वेदव्यास की कृति यह मानी जाती है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि महाभारत में पहले 8800 श्लोक थे। जब प्रारंभ में महाभारत को लिखा गया तो इसमें केवल 8800 श्लोक थे, और इसका नाम रखा गया जय संहिता, अर्थात विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। वहीं कालांतर में हम लोग देखते हैं कि जब इसकी मंत्रों की संख्या 24,000 हो गई तो इसका नाम रखा गया भारत। और जब इसका पूरा संख्या 1,00,000 श्लोक, महाभारत में 1,00,000 श्लोकों की संख्या हो गई तो इसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत के रूप में जाने लगा। ध्यान रखिएगा, महाभारत के रूप में ये इसे कहा जाने लगा, सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत। वहीं अगर हम लोग बात करें एक वर्तमान विद्वान की, जो कि अभी 1919 ईस्वी में संस्कृत के विद्वान थे, BS सुकंथांकर के नेतृत्व में महाभारत की समालोचना योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि रामायण की बात करेंगे तो वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो कि बढ़कर के 12,000 हो गए। कालांतर में इसमें 24,000 श्लोक हो गए।
और रामायण की रचना की भी बात करें तो ये संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में यह प्रारंभ हो गई थी और 5 विभिन्न अवस्थाओं से ये गुजर करके वर्तमान रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। वहीं बौद्ध और जैन धर्मों के धार्मिक ग्रंथों की बात करेंगे तो जो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे और यह भाषा मूलतः हमें मगध या दक्षिण बिहार में यह भाषा बोली जाती थी, पाली भाषा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथों को अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका ईसा पूर्व 2री सदी में श्रीलंका में संकलित किया गया था अंतिम रूप से, और बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न धार्मिकेतर ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिसे हम लोग जातक कथाओं के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक जातक जो है वह एक प्रकार की एक लोक कथा है, और ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी सन तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डालते हैं। इन उस कालखंड में किस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्रचलित थी। वहीं जैन ग्रंथों की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैन ग्रंथों की रचना मूलतः प्राकृत भाषा में हुई है, और ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में जब द्वितीय जैन संगति का आयोजन देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में किया गया, देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में किया जाता है, तो उस सम्मेलन में इसे अंतिम रूप से संकलित किया गया था। यह ध्यान रखिएगा, ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में 2री जैन संगति का आयोजन हुआ था। और अगर हम लोग बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो उसमें कुल चार बौद्ध संगतियों का आयोजन विभिन्न कालखंडों में किया गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे कि जैन ग्रंथों में महावीर कालीन बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में हमें सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न धर्मसूत्र, स्तुतियां, टीकाएं मिलकर के धर्मशास्त्र का निर्माण करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि धर्मशास्त्र का निर्माण कौन करते हैं, तो धर्मसूत्र, स्तुतियां और टीकाएं मिलकर के धर्मशास्त्र का निर्माण करती हैं। ये ध्यान रखना है। धर्मसूत्रों का संकलन हम लोग देखते हैं 500 से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अब बात करते हैं धर्मेतर साहित्य की, जो धार्मिक ग्रंथों से इतर हैं, जो कि इनमें धर्म का वर्णन नहीं किया गया है। और यहाँ पर सबसे पहला महत्वपूर्ण उदाहरण हमें प्राप्त होता है कि पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी, ये एक व्याकरण की पुस्तक है। ये ध्यान रखिएगा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, जो कि व्याकरण ग्रंथ है। वहीं कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि मौर्य काल के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है। इसमें कुल 15 अधिकरण है, 15 अधिकरण या 15 खंड हैं, और इसका दूसरा और तीसरा खंड जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके रचनाकार के रूप में हम लोगों ने पूर्व में देखा था कि चाणक्य हो, चाहे विष्णुगुप्त हो, या फिर इन्हें कौटिल्य के रूप में भी जाना जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के रूप में इन्हें जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत मौर्यकालीन समाज के अतिरिक्त उस कालखंड का आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तीसरे प्रमुख ग्रंथ की बात करेंगे तो अष्टाध्यायी पर लिखी गई पतंजलि की टीका, जिसे हम लोग महाभाष्य के रूप में जानते हैं। पतंजलि, ये ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, और इन्होंने ही पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञों का संचालन किया था। इनका आयोजन पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, अष्टाध्यायी पर टीका है। वहीं एक गुप्तकालीन कवि है जिन्हें हम लोग कालिदास के रूप में जानते हैं। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, और इस बुक से हमें क्या प्राप्त होता है, तो गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन इससे हमें प्राप्त होता है। वहीं दक्षिण भारत के इतिहासों को अगर हम लोग जानने का, समझने का प्रयास करेंगे तो धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत संगम साहित्य को पढ़ना हमें सबसे बेहतर होगा, इसे समझना होगा, जिससे कि हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी सही ढंग से कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो संगम साहित्य को 8 एट्ट तोक्के या 8 संकलनों में इसे विभक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। 8 एट्ट तोक्के जो है आपका संगम साहित्य के संकलन से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पट्टपातु है, पटिन्य डेकिल, पटिनी टेल कनक्कू, 18 निम्न संग्रह वगैरह जो है, तो 2 समूहों में इसे विभाजित किया गया है। तो ये सब ध्यान रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है। और यहाँ पर ध्यान रखना है हमें
कि संगम साहित्य की जो तुलना की गई है वह होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि भारत के किस साहित्य को इंग्लैंड के होमर युग के वीर गाथा काव्यों के अनुसार की श्रेणी में रखा जा सकता है, तो वो हमारा संगम साहित्य हो जाता है। इन संगम साहित्य में युद्धों और योद्धाओं के वीर युगों का चित्रण हमें प्राप्त होता है। और संगम साहित्य की बात करेंगे तो इस साहित्य में चेर राजाओं के नाम दानकर्ताओं के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब प्राचीन भारत की कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो इन रचनाओं से संबंधित प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विज्ञानेश्वर की बात करेंगे तो इन्होंने मिताक्षरा लिखी और जीमूतवाहन ने दायभाग की रचना की। ये दोनों जो ग्रंथ हैं ये कानून या विधि ग्रंथ हैं, ये ध्यान रखिएगा, कानून या विधि ग्रंथ के रूप में इसकी रचना की गई है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा की बात करेंगे तो यह बंगाल को छोड़कर के भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित था। वहीं जीमूतवाहन का दायभाग जो था यह बंगाल और असम में इसका प्रचलन देखा जाता था और इसी के आधार पर विभिन्न अपराधों की सजा दी जाती थी। कालिदास की बात करेंगे तो गुप्त काल में ये प्रख्यात कवि थे और साहित्यकार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतु संहारम इनकी प्रमुख कृतियां हैं। विशाख दत्त की बात करेंगे तो इन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखा है। मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं देवी चंद्रगुप्तम की बात करेंगे तो इसमें गुप्त काल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। बिलहन की बात करेंगे तो विक्रमांक देव चरित इसने रचना की है। बाणभट्ट की बात करेंगे तो हर्षचरित जो कि हर्षवर्धन के काल का है, हर्षचरित की रचना की है। शूद्रक की बात करेंगे तो मृक्षकटिकम की बात करेंगे, मृक्षकटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा की गई है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि, भास्कराचार्य द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि, नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न, इंडो ग्रीक शासक था मिलिंद, जिसने भारत पर भी आक्रमण किया था, उसमें हमें मिलिंद पन्हो में जानकारी प्राप्त हो जाती है। मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न। बौद्ध भिक्षु था नागसेन, उसने ये रचना लिखी थी। भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की और सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी की रचना की थी। अब विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करेंगे तो इसमें हम लोग यूनान, रोम, चीन और अरब के यात्रियों को शामिल कर सकते हैं। यूनानी यात्रियों के विषय में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी हमें भारतीय स्रोत में प्राप्त नहीं होती है और सिकंदर के आक्रमण की जो पूरी जानकारी है उसके लिए हमें यूनानी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यूनानी लेखकों ने बताया है कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय भारत का शासक सैंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त जिसे हम लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यूनानी लेखकों ने सैंड्रोकोट्स रखा है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का के दूत के रूप में आने वाला व्यक्ति मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है और इंडिका के अंतर्गत हम लोग तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडिका की तो वर्तमान स्वरूप में यह प्राप्त हमें वर्तमान में यह अपने मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं होती है। इसका उद्धरण विभिन्न कालांतर में ग्रीक लेखकों द्वारा अपने उद्धरणों में शामिल किया गया है। वहीं इंडिका से हमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं एक अन्य बुक की बात करें तो एक बुक लिखी गई थी यूनानी भाषा में जिसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका रचनाकार कौन है इसकी जानकारी हमें नहीं है। किसी अज्ञात नाविक ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना की थी। वहीं टॉलेमी की बात करेंगे तो टॉलेमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है जिसमें प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के रचना के लेखक अज्ञात हैं, यह ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार की जानकारी हमें इसी बुक से प्राप्त हो जाती है। वहीं प्लिनी ने लिखी है नेचुरलिस हिस्टोरिका और यह लैटिन भाषा में लिखी गई है। इसमें हमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्रियों की बात करेंगे तो चीन से आने वाले यात्रियों में बौद्ध विहार और स्थलों का भ्रमण किया था और उनके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की थी। सबसे पहले अगर बात करेंगे फाइयान की, जो 399 से लेकर 414 ईस्वी तक ये पहला चीनी यात्री था।
जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसके शासन काल में मध्य देश की यात्रा उसने की थी। फाहियान की रचना को हम लोग फू क्यो की के नाम से जानते हैं। फू क्यो की फाहियान की रचना का नाम है और इस रचना से हमें तत्कालीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। फाहियान पाटलिपुत्र की यात्रा भी किया था और मौर्य शासक के राज दरबार के अवशेष उसने अपने किताब में वर्णित किए हैं और लिखा है कि यह जो महल है, यह जो राजप्रसाद है, यह इंसानों के द्वारा निर्मित न होकर के देवताओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। वहीं हम लोग बात करेंगे वेनसांग की। तो वेनसांग 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा था, ये ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन के शासन काल में ये भारत आया था और इसकी रचना को हम लोग सियूकी की नाम से जानते हैं, जो कि तत्कालीन समाज में तत्कालीन समाज के या भारत का श्रेष्ठ विवरण हमें प्रदान करने का प्रयास करता है। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और इसने भारत को इंतु कहा है। इंतु आप कहा जाता है चीन में चंद्रमा के देश को, ध्यान रखिएगा। वेनसांग ने भारत को इंतु की संज्ञा दी है, जिसे चंद्रमा का देश भी कहा जाता है। इत्सिंग की बात करेंगे तो इत्सिंग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण लिखा है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति अधिक की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अरब यात्रियों की बात करेंगे तो अरब यात्रियों और लेखकों जिन्होंने भारत की यात्रा की है, ये मूल रूप से पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल के विवरण हमें प्राप्त इनसे होते हैं। उस कालखंड के भारतीय समाज और संस्कृति के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इनमें हम लोग बात करेंगे तो अल बरूनी और इब्न बतूता दो प्रमुख विद्वान थे और इन्होंने भारत की यात्रा का वर्णन करके अपनी रचनाओं को लिखा था। अल बरूनी की किताबुल हिंद बुक है, ये ध्यान रखिएगा। किताबुल हिंद को हम लोग तहकीके हिंद के रूप में भी जानते हैं, तहकीके हिंद के रूप में जानते हैं, या इसे भारत की खोज नाम से भी जाना जाता है। इस बुक के माध्यम से हमें तत्कालीन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और रहन सहन का विवरण प्राप्त हो जाता है। वहीं इब्न बतूता की बात करेंगे तो इब्न बतूता की रचना जो है वो रेहला इब्न बतूता की रचना है, जो तुगलक काल, मोहम्मद बिन तुगलक के काल के भारत की जानकारी हमें प्रदान करता है। अब आधुनिक इतिहास लेखन की बात करेंगे जो ब्रिटिश काल से प्रारंभ हुआ है। तो 1776 में सबसे पहली बार मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है एक कोड ऑफ जेंटूज लॉ। ये ध्यान रखना है आपको। एक अन्य तथ्य था यहाँ पे, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। 1784 ईस्वी में बंगाल, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और 1789 में सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो कि कालिदास की कृति थी। वहीं 1785 ईस्वी में बिल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः जो यूरोपीय भाषाएं हैं वह संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ज्यादा मिलती है। यह विलियम जोन्स ने प्रतिपादित किया था। यह ध्यान रखिएगा, दो ग्रंथ, एक आपका ऋग्वेद और दूसरा हमारा जेंद अवेस्ता, इनमें काफी ज्यादा साम्यता दिखाई देती है। मैक्स मूलर के थ्योरी और विलियम जोन्स ने प्रतिपादित करने का प्रयास किया था कि यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही अत्यधिक मिलती जुलती हैं। और भारतीय विद्या के अध्ययन की अगर हम लोग जानकारी का प्रयास कहेंगे तो सर्वाधिक सफल प्रयास और सर्वाधिक प्रयास जो है वो जर्मनी के भाषाविद और विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था और इनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में ही व्यतीत हुआ था। मैक्स मूलर के संपादक की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया और इन्होंने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल 50 खंडों में भारत के विभिन्न पुस्तकों का अनुवाद करने में सफलता प्राप्त इन्हें हुई थी। अगला अगर हम लोग राइटर का नाम देखेंगे तो विंसेंट आर्थर स्मिथ, इन्होंने 1904 ईस्वी में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा है, तो हमारा विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर भारतीय विद्वान आरजी भंडारकर की बात करेंगे तो इन्होंने सातवाहनों के काल के दक्कन के इतिहास और वैष्णव और अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया है। समाज सुधारक थे पांडुरंग बामन काणे,
इन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है जिसमें सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश माना जाता है। राजेंद्र लाल मित्र ने इंडो इंडो आर्यंस की रचना की है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, आरजी भंडारकर जो हैं, इन्होंने अशोक तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर विभिन्न पुस्तकें लिखी है। इसके अतिरिक्त आरसी मजूमदार जो कि प्रख्यात इतिहासकार हैं भारत के, इन्होंने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स में हिंदू पुनर्जागरणवाद का विवरण प्रस्तुत किया है। ये इनकी बहुत ही प्रमुख कृति है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, हिंदू पुनर्जागरणवाद का विवरण आरसी मजूमदार के द्वारा दिया गया है। वहीं नीलकंठ शास्त्री जो हैं, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखी है। केपी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें भारतीय गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण हम इसमें दिया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार हैं एल वॉसम। एल वॉसम की एक बुक है, आप लोग भी पढ़े होंगे, 1951 में इन्होंने लिखी थी द वंडर दैट वाज इंडिया। ये पुस्तक लगभग पीसीएस की तैयारी करने वाले सारे परीक्षार्थियों ने पढ़ रखी होगी। तो द वंडर दैट वाज इंडिया एल वॉसम की कृति है। डीडी कौशाम्बी की बात करेंगे तो इन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी जो कि भारत के प्राचीन इतिहास का विशद वर्णन प्रस्तुत करता है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कि डीडी कौशाम्बी की एक पुस्तक है या उनके जो विचार हैं, एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हिस्टोरिकल आउटलाइन वर्ष 1965 के द्वारा प्रकाशित हुए थे। और प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्व की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखें कि प्राचीन भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो इस कालखंड में भारत मानव प्रजातियों का संगम स्थल रहा था और यहाँ पर विभिन्न जाति प्रजाति के लोग यहाँ पर निवास करते थे, जैसे प्राक आर्य, इंडो आर्यंस, यूनानी, शक, हुण और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना आवास बनाया। वहीं अगर हम लोग देखें तो विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं प्राचीन भारत इतिहास में, पाली और संस्कृत के बहुत से ऐसे शब्द हैं जो गंगा के मैदानों में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि संगम के नाम से प्रसिद्ध तमिल ग्रंथों में लगभग ये शब्द हमें प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि हिंद आर्य भाषाओं में प्रचलित जो विभिन्न शब्द हैं वो मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे फाहा, नौका, खंती, ये मुंडा भाषा परिवार के शब्द हैं जिन्हें हिंद आर्य भाषाओं में लिया गया, शामिल किया गया है। संपूर्ण देश की बात करेंगे तो भारत के नाम पर, इस भारत के नाम पर शासक थे भरत, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा और यहाँ के निवासियों को भारत की संतति या भारतीय के रूप में जानते हैं। एक और टर्म आता है हमारा चक्रवर्ती या चक्रवर्ती शासक। चक्रवर्ती या चक्रवर्ती शासक उसे कहा जाता था जो कि हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर के सिंधु नदी के पार तक अपने राज्य का विस्तार किया हो, उसे चक्रवर्ती राजा की संज्ञा दी जाती थी। और विदेशियों की बात करेंगे तो सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए थे विदेशी जो थे सबसे पहले वो सिंधु नदी के तट पर निवास करने वाले निवासियों के संपर्क में आए थे और इसी कारण इस देश को सिंधु या बाद में इंडस कहा गया। ईरानी लोग स का उच्चारण नहीं कर पाते थे, वो लोग स के स्थान पे ह का उच्चारण करते थे, तो ये हिंदू बन गया। यूनानी ने इन्हें इंडस की संज्ञा दी है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिंधु शब्द जो है वह सिंडोन शब्द से निकला है। सिंडोन का अर्थ होता है कपास, और हम लोग देखते हैं कि इस स्थान पर सिंधु नदी के तट पर कपास का उत्पादन किया जाता था। हो सकता है कि वह नदी जिसके किनारे कपास का उत्पादन होता था उसे प्राचीन काल में सिंधु कहा गया। और हिंद शब्द की बात करेंगे तो सिंधु से निकला है, जो कि ईरानी लोग इसका प्रयोग करते थे और कालांतर में हिंद जो है हिंदुस्तान के रूप में प्रचलित हो गया और भारत का पर्याय हिंदुस्तान के रूप में भी हम लोग जानते हैं। फारसी और अरबी भाषाओं की बात करेंगे तो भारत के लिए हिंद नाम ही प्रचलित हुआ है। और ईसा पूर्व 3री सदी की बात करेंगे तो प्राकृत जो थी वह संपूर्ण भारत की लिंगुआ फ्रैंका का कार्य करती थी। लिंगुआ फ्रैंका को हम लोग संपर्क भाषा के रूप में जानते हैं। ध्यान रखिएगा, लिंगुआ फ्रैंका क्या है तो संपर्क भाषा है। दो अनजान व्यक्ति यदि आपस में बात करते हैं एक ही भाषा में तो उसे लिंगुआ फ्रैंका के रूप में जाना जाता है। अब दो व्यक्ति, एक हम लोग चले जाएं भारत से और एक चला जाए अफ्रीका से, तो वहां बोलने वाली भाषा अलग, हमारी भाषा हिंदी, लेकिन यदि हम लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं संपर्क भाषा के रूप में तो ये हम दोनों के लिए एक लिंगुआ फ्रैंका साबित होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे
तो अन्य महत्वपूर्ण चीजों में यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का नाम दिया गया है, पीडीएफ या आप लोग बुक में इसे कवर कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, एक जगह यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया गया है। और अतिरिक्त तथ्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओएस का यहाँ पर जिक्र करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि यही इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पर दिया गया है कि इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ऐसा हुआ है इतिहास शब्द का आर्थिक शाब्दिक अर्थ है। इसके अतिरिक्त बौद्ध धार्मिक साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटकों को रखा जाता है। पिटक का आशय होता है पिटारी, सांप रखने वाली पिटारी को हम लोग पिटक के रूप में जानते हैं। और त्रिपिटक के अंतर्गत सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को शामिल किया जाता है। धर्म से इतर अगर हम लोग बात करेंगे, धर्म से अलग बौद्ध साहित्य में जातकों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। स्मृतियों की बात करेंगे तो मनुस्मृति महत्वपूर्ण प्राचीन धर्मेतर या धार्मिक विषय से अलग एक साहित्य है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के किए गए अपराध जैसे चोरी, व्यभिचार या अपराध आदि पर प्राचीनतम न्यायिक संहिता है। और इसी को हम लोगों ने देखा है कि ब्रिटिश काल में जब इसका अनुवाद होता है तो भारतीय विधि संहिता इंडियन पीनल कोड का आधार मनुस्मृति को ही बनाया जाता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसे ही हमेशा जलाया जाता था। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को संगम काल के साहित्य के अंतर्गत शिल्पादिकरम और मणिमेखले जैसे महत्वपूर्ण धर्मेतर साहित्य प्राप्त होते हैं। शिल्पादिकरम की रचना इलांगो आदिगल के द्वारा की गई और मणिमेखले की रचना शीतले सतनाथ के द्वारा की गई थी। सिक्के आर्थिक इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वहीं कार्बन 14 जो है एक विकिरणशील कार्बनिक पदार्थ है, जो कि सभी प्रकार के जीवधारियों में पाया जाता है। जीवधारियों की मृत्यु जब होती है तो यह तत्व निश्चित दर पर नष्ट होता जाता है और उस जीव का काल को निर्धारित करने में यह सहायता प्रदान करती है। जिंद अवेस्ता की बात करेंगे तो जिंद अवेस्ता एक फारसी या ईरानी ग्रंथ है और जो इंडो फारसी भाषा बोलने वाले लोगों और देवताओं के बारे में उल्लेख करता है। इसमें भारत के उत्तर पश्चिम भाग की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहीं एक अन्य बुक है गाथा सप्तशती, जिसकी रचना सातवाहन शासक हाल के द्वारा की गई थी। इस रचना को प्राकृत में लिखा गया, प्राकृत में गाथा सप्तशती की रचना की गई है, जो दक्षिण भारतीय राज्यों के समाज के विकास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। वहीं संगम साहित्य का एक अन्य बुक है तोला कप्पियम, जो संगम युग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके रचनाकार तोला कपियर है। ये ध्यान रखें, तोला कपियर ने द्वितीय संगम की अध्यक्षता की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का सेशन जो था यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज के इस सेशन से आप लोगों को उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।